गुड आफ्टरनून। क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें। कक्षा 12 में हम अब अध्याय 4 चल रहे हैं, परंतु हम लेसन 2 का वीडियो लेकर के आए आप लोगों के सामने ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। लेसन 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है क्या? जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से संयुग्मित होता है, निषेचन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है, अर्थात एक नई संतति को जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है और जब यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में हो, अर्थात ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे पादपों में अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम कहेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए हम आपको बता दें, जो पादप होते हैं पुष्पी पादप, उसमें जो है मुख्य रूप से नर एवं मादा जन्नांग कौन सा होता है? तो होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प, फ्लावर। पादपों में फ्लावर जो होता है वो लैंगिक जन्नांग होता है। और इसके बारे में जानेंगे, पुष्प है क्या? किसी पादप के जो प्ररोह होते हैं। देखिए, कोई भी पौधा हो, कोई भी प्लांट हो, पौधे में दो भाग होते हैं, एक तो प्ररोह और दूसरा होता है मूल। दो भाग होते हैं, प्ररोह और मूल। प्ररोह जो भूमि के ऊपर रहता है और मूल जो भूमि के नीचे रहता है। तो प्ररोह का रूपांतरित रूप ही पुष्प कहलाता है। पुष्प जो है पौधे के प्ररोह का रूपांतरण होता है। पुष्प पौधे के प्ररोह का रूपांतरण होता है, जो किसी पौधे पर अग्रस्त स्थानों में, अग्रस्त कलिकाओं में, अग्रस्त प्ररोह में बनता है। पुष्प में 4 भाग होते हैं। किसी पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मान लीजिए ये पुष्प की संरचना अगर हम यहां पर देखें, तो ये जो है पुष्प के होते हैं बाह्य दल, और पुष्प जिसके द्वारा जुड़ा होता है किसी भी पौधे से, उसको बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो ये बाह्य दल होते हैं। बाह्य दल के बाद में दल होते हैं, और इसी पुष्पासन भाग से जो है संरचना लगी होती है, जिसे पौधे का हम मादा जन्नांग कहते हैं। इस प्रकार से, और इसी मादा जन्नांग के निम्न भाग से ऐसे एंथर निकले होते हैं, पुंकेसर। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। जब एक हो तो पुंकेसर और बहुत सारे हो तो क्या कहेंगे हम लोग? पुमंग। पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। और ये जो पुंकेसर होते हैं, ठीक, इस प्रकार से इसमें जो है पुंकेसर लगे होते हैं।
और पुंकेसरों को हम क्या कहते हैं? अब इसमें दल बने होते हैं, ये हो गए दल, और इन्हें कहते हैं हम लोग, इनके समूह को, मुख्य रूप से इनका समूह क्या कहलाता है? पुमंग, अंग्रेजी में एंड्रूसियम, पुमंग। और ये भाग, ये बड़ा वाला जो भाग देख रहे हो वृत्ताकार, ये कहलाता है जायांग, जायांग। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं गायनोशियम। तो जो जायांग होता है, जायांग का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, ये वाला सिरा जायांग का ही, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक। और ये जो मध्य वाला सिरा होता है, ये कहलाता है वर्तिका, और जो ये चौड़ा सिरा होता है, ये कहलाता है अंडाशय, ठीक। तो इसमें 3 भाग होते हैं जायांग में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड, ये इस भाग को हम लोग कहते हैं बीजांड। ये जो रेड कलर का आपको कोटेड किया हुआ भाग कहते हैं, इसमें बीजांड लगे होते हैं, ये बीजांड होते हैं। और ये रेड कलर के ऊपर जो वाला भाग है, यहां से ऊपर तक, ये जो है हमारा कहलाता है क्या? ये हमारा कहलाता है जायांग। और इसके आसपास जो है ये पुमंग है, ठीक है, ये पुमंग, एंड्रूशियम। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एंड्रूशियम। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? करोला। इसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कैलिक्स। इसे पेडिकल बोलते हैं, पेडिकल, ठीक। इसे गाइनोशियम। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा कलरफुल। तो ये अंडाशय होता है, इसको अंग्रेजी में ओवरी बोलते हैं, इसको ओवरी। तो किसी पुष्प में कितने भाग होते हैं? पौधे के पुष्प में कुल भाग होते हैं, पुष्प के भाग। पुष्प किसे कहते हैं ये पता चल गया होगा सभी को, कि किसी पौधे के प्ररोह का रूपांतरित रूप पुष्प कहलाता है। और पुष्प के भाग होते हैं 4। कितने भाग होते हैं? 4। पहला कहलाता है बाह्य दल या कैलिक्स, दूसरा कहलाता है दल पुंज, से बादल पुंज भी कह सकते हो, बादल पुंज या कैलिक्स। दूसरा होता है दल पुंज, कोरोला, करोला। और तीसरा होता है पुमंग, एंड्रूसियम। और चौथा होता है जायांग, गाइनोशियम। गाइनोशियम। तो किसी भी पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के भाग होते हैं 4, ठीक है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग।
बाह्यदलपुंज की एक इकाई, कैलिक्स की एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल, या इसे अंग्रेजी में हम लोग सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ये हरे रंग के होते हैं। प्राय किस रंग के होते हैं? ये जो बाह्यदलपुंज होते हैं ये प्राय हरे रंग के होते हैं और ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है। तो बादल क्या होता है इसमें अगर लिखेंगे, ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है जो संपूर्ण पुष्प के अन्य भागों को सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी एक इकाई सेपल्स या बादल कहलाती है। ठीक है, इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? सेपल्स या बाह्य दल कहलाती है। ये प्राय हरे रंग के होते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे दलपुंज। क्या हेडिंग डालेंगे? दलपुंज। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम कि ये जो है दूसरा चक्र होता है, किसी पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है और पुमंग तथा जायांग यानी पुष्प के जननांग भागों को आवृत करता है, यानी कि पुष्प के जननांग भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये देखिए, ये जननांग भाग हो गए, ये पुमंग हो गए, ये जायांग, इसको चारों ओर क्या है? ये घेरे हुए ना। तो दल की एक इकाई पेटल्स कहलाती है। दलपुंज की एक इकाई पेटल्स या क्या कहलाती है? ये दलपुंज हो गया, दल पुंज। ठीक है ना, यहां पे पुंज लिख देते हैं। दलपुंज की एक इकाई पेटल्स या दल कहलाती है। ये बाह्यदलपुंज। ठीक, और ये रंगीन होते हैं। ये जो है परागण के समय में अन्य कीटों को आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं, अर्थात उनको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। अब हम बात करते हैं पुमंग की। पुमंग ये पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक, जो है कई जो है पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। तो ये एक पुष्प का नर जननांग होता है और पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसमें सूक्ष्म बीजाणु या फिर हम यूं कह दें कि सूक्ष्म बीजाणु या जो है पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, जो परिपक्वन के समय में मादा के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं और आगे आने वाली संतति पौधों के लिए क्या करते हैं? निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहां पर पुमंग से पुंकेसर, पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकोश, और परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। गैनोसियम क्या होता है? ये किसी पुष्प का मादा जननांग भाग होता है और ये ऊपर से कीपाकार दिखता है और नीचे से इसका आधार चौड़ा होता है। ये तीन भागों से मिलकर के बना होता है। ये पुष्प का अंतिम और चौथा भाग होता है। ये पुष्प का सबसे अंतिम और चौथा भाग होता है जो पुष्प के सबसे अंदर स्थित होता है। पुष्प के सबसे अंदर स्थित होता है और ये तीन भागों से मिलकर के बना होता है। इसका सबसे ऊपरी भाग जो कीपाकार भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। जो इसका मध्य का बेलनाकार भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है। स्टेमन्स, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। आधारी चौड़ा भाग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मकों का निर्माण होता है जो क्या करते हैं? निषेचन के समय नर युग्मकों से मिलकर के युग्मनज के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये आपकी जो है चर्चा हो गई किसके बारे में? पुष्प के बारे में। तो पुष्प में आएगा तो इतना ही लिखेंगे। अब पुष्प की प्रक्रिया समाप्त होती है, हम केवल फर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे। ठीक, फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले होता है युग्मक का निर्माण। ठीक, तो युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक चाहिए होंगे हमको, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक, तो युग्मक निर्माण। ठीक है, तो युग्मकों के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। इसी में एक टॉपिक आता है युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो सबसे पहले हम पुमंग की तरफ भगते हैं, पुमंग की तरफ जाते हैं, नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। पुमंग में पुंकेसर इसकी एक इकाई होती है और पुंकेसर जो होता है दो भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है? दो भागों से। ऐसे दो भाग होते हैं, दो भागों से मिलकर के बना होता है। ऐसे
इसका जो ऊपरी भाग होता है वो एंथर कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है, इसे हम बोलेंगे परागकोश। और जो नीचे वाला भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, पूतंतु। पूतंतु, स्टेमन्स। ठीक, अब परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकोश की संरचना देखेंगे किस प्रकार से होती है। अब इसको हम जो है 20 से डिवाइड कर दें, इसको 20 से डिवाइड कर दें, किस प्रकार से दिखता है। ठीक, इसको अगर 20 से डिवाइड कर दे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो इसमें एक ऐसी संरचना आती है, जब इसको 20 से डिवाइड करके देखेंगे जो उसका ओरिजिनल फिगर होता है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहां पर दोनों तरफ दो दो चैम्बर होते हैं, बीच में संवहन बंडल होता है। यहां पे संवहन बंडल होगा और यहां पर दो दो चैम्बर होंगे, जिन्हें हम कहेंगे सूक्ष्म बीजाणु धानी। क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणु धानी। ठीक, तो ये होती है परागकोश की संरचना। परागकोश की ऐसे इसमें कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इसमें कोशिकाएं होती हैं। परागकोश की संरचना, परागकोश जो है दो पालियों में बटा होता है। ठीक है ना, परागकोश और पुतंत्र दो भाग होते हैं पुंकेसर के। परागकोश दो पालियों में बटा होता है। ठीक है, प्रत्येक पाली में दो सूक्ष्म बीजाणु धानियां होती हैं और सूक्ष्म बीजाणु धानियों में सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु धानियों में ही सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। सूक्ष्म बीजाणु धानियों में पहले से क्या उपस्थित होती हैं, पहले से पाई जाती हैं दो प्रकार की कोशिकाएं। सबसे पहली, जब समय आता है तो क्या होता है, इसमें उपस्थित, देखिए ये प्रक्रिया होती है सूक्ष्म बीजाणु जनन की। सूक्ष्म बीजाणु जनन, बीजाणु धानियों में परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, बीजाणु धानियों में परागकणों के, परागकोश की बीजाणु धानियों में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है, या लघु बीजाणु जनन। इसे लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है। तो परागकोश की पराग धानियों में, या यूं कह दें सूक्ष्म बीजाणु धानियों में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। फिर अगली टॉपिक जो आता है वो होता है लघु बीजाणु जनन। तो कहेंगे कैसे, इसको इस प्रकार से बताएंगे, परागकोश के सूक्ष्म बीजाणु धानियों में परागकणों के या नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती। बनती किससे है, पराग मात्र कोशिकाओं से। तो लिख देंगे परागकोश के सूक्ष्म बीजाणु धानियों में या लघु बीजाणु धानियों में
पराग मात्र कोशिकाओं से पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, इसका हम जो टॉपिक अगले उसमें लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बैटरी भी थोड़ा सा कम है। तो धन्यवाद। कल हम आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे लघु बीजाणु जनन। तो एक टॉपिक को अच्छे से समझते जाइए। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और फिर दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं, कल वाले टॉपिक में आएंगे, कल के वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और जिसको जहां पर कोई समझ ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।